रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू हैं आज उदयपुर के नए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार। राजीव जी, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत राजीव धन्यवाद। जी, पहले तो आप जब प्रोबेशन पर थे तब आपका उदयपुर से परिचय है, वो परिचय और अब उदयपुर से परिचय, इनमें क्या फ़र्क है? इससे पहले 2012 में मैं रहा था एज प्रोबेशनर। कुछ दिन सूरजपोल थाने में रहा और कुछ दिन रहे गोवर्धन विलास में। ये अनुभव बिल्कुल वैसा ही है कि जिस स्कूल में आप पढ़े उसी स्कूल के आप प्रिंसिपल लग जाते हैं। तब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं थी, ग्राउंड पे खुल के काम करने का था। अब जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पूरा शहर पूरा इलाका है। उसका लाभ निश्चित तौर पे मिलता है क्योंकि तब बहुत सारे लोगों को क्राइम के पैटर्न को, उदयपुर की समस्याओं को ज़मीन से जुड़ के जो देखने का मौका मिला था, तो उसका ये लाभ आज के दिन मिल रहा है कि चीज़ें देखी हुई हैं, समझी हुई हैं, क्राइम पैटर्न को समझा हुआ है। उसका फ़ायदा निश्चित तौर पे मिल रहा है। 9 वर्ष में उदयपुर में क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिले? उदयपुर और मैं दोनों ही काफ़ी बदल गए उम्र के साथ। शहर काफ़ी फैल गया। तब बलीचा तिराया से आगे कुछ एक दो होटल हाईवे की हुआ करती थी, उसके आगे कुछ भी नहीं था। अभी ये देखें तो टीडी तक ऑलमोस्ट पूरा शहर बस गया। पुलिस अन्वेषण भवन के आगे बिल्कुल सुनसान था, जहाँ बड़ी बड़ी विशाल कॉलोनियाँ, और उसके आगे बड़ी लेक तक आ गई। गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। टूरिस्ट जो आने वाले थे वो बढ़ गए। स्केल ऑफ इकोनॉमी बढ़ा है और उसके साथ बाकी सारी चीज़ें बढ़ी हैं। अच्छी बात यह है कि उदयपुर शहर ने अपनी खूबसूरती उसी तरह मेंटेन रखी है कि जो बाहर से घूमने वाला आता है उसको उदयपुर मुझे लगता है उतना ही प्यारा आज भी लग रहा है जितना आज से 10 साल पहले लग रहा था। डॉक्टर पचार, आपका बचपन या यूं कहें कि आपका बहुत बड़ा अंश शेखावटी में गुजरा। शेखावटी की मिट्टी में ऐसी क्या खास बात है कि वहाँ से बहुत सारे इतने लोग भारत को शेखावटी ने दी, उनमें से आप भी शामिल हैं? क्या कुछ खास है आपके अंचल में? हाँ, यदि राजस्थान और बल्कि बात करें इंडिया में किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, तो मेरे खुद के पिताजी आर्मी में थे, मेरे ताऊ जी आर्मी में थे, हमारे ऑलमोस्ट हर घर में एक व्यक्ति आर्मी में। आर्मी की टोटल कैपेसिटी में यदि एक ज़िले से यदि कोई आबादी देखें तो सबसे ज़्यादा लोग पेंशनर और सर्विंग दोनों झुंझुनू ज़िले से। एजुकेशन में लिटरेसी रेट आज के दिन हाईएस्ट पूरे राजस्थान में वहाँ की है। और ये सिर्फ लिटरेसी में नहीं है, ये आपको जॉब यदि आप बाहर देखेंगे, चाहे किसी भी रीजन में जाके, नर्सिंग में, टीचर में, दूसरे जॉब्स में देखेंगे तो झुंझुनू के लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बिजनेस में काफ़ी सारे यदि बड़े नाम आप देखना चाहें तो ज़्यादातर बड़े नाम आपको झुंझुनू से मिलते हैं। मोटा मोटी एक कारण तो ये रहा कि ये अकेली जगह है जहाँ मीन ऑफ सब्सटेंस इसके अलावा कुछ रहा ही नहीं। मतलब न खेती नहीं है, पानी नहीं है। उस टाइम लोग आर्मी में चले गए। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार हमारे गांव के बहुत लोगों ने लड़ा था। उन्होंने दुनिया को देखा, दुनिया के आइडियाज़ को देखा। दूसरे देशों में, बर्मा में जाके लड़े, जापान जाके लड़े, तो वहाँ से वो उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस लेके आए कि जॉब की क्या इंपॉर्टेंस है, सर्विस सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। वो चीज़ें लाके उन लोगों ने गाँव में रिप्लिकेट की, अपने बच्चों को पढ़ाया और उसका आज फ़ायदा मिल रहा है। इसमें जो बड़े सेठ थे, जिनका भी आप नाम ले लें, चाहे नौलगढ़, पीरामल, डालमिया, बड़े बड़े सारे नाम, बिड़ला जी, इन्होंने ऑलमोस्ट हर गांव में कोई न कोई बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोली, जिसकी कारण लोगों की एक्सेस हुई एजुकेशन तक और उसका फ़ायदा मिला। राजीव जी, आपके पिताजी आर्मी में थे और आपके घर में खूब सारे लोग फौज में रहे, तो कभी ये सोचा था कि आर्मी में जाऊंगा? एक प्रश्न तो ये, और दूसरी बात, अपरोक्ष रूप से भी आपके पास वर्दी तो आ ही गई, तो वर्दी का भी कोई सपना था? हाँ, आर्मी में निश्चित तौर पे एएफएमसी में हुआ था, तब था। उससे पहले भी घर वालों की ये इच्छा थी कि एक बच्चा आर्मी में जाए। हम दो भाई हैं, दोनों पुलिस में आ गए। किन्हीं कारणों से मैं मेडिकल में आ गया, एमबीबीएस, और एमबीबीएस के बाद लाइनें बदलती चली गई। लेकिन अब भी जैसे गांव में बहुत सारे लोग हैं, हम भी ऑलमोस्ट वर्दी सेम है। ड्यूटीज़ में थोड़ा बहुत वो हो सकता है भिन्नता हो, लेकिन मकसद दोनों का एक ही है कि देश का आम नागरिक है वो किस तरह सुरक्षित फील करे। तो घर में फौज का माहौल होना, उसका आपकी ग्रूमिंग पर और आपकी इस जॉब पर क्या असर पड़ा? कुछ तो एक जो बड़ी चीज़ रही वो तो ये रही कि घूमना बहुत हो गया। और अब वो मेरे बच्चों के साथ भी है, मेरा भी ये छठा सातवां ट्रांसफ़र है। मैं विथ इन स्टेट घूम रहा हूँ, हम पूरे देश में कहीं कहीं घूमते रहते थे। डिसिप्लिन का शुरू से रहा परिवार में, शिक्षा को लेके, चाहे दूसरे संस्कार हों, चीज़ें हों, उनको लेके एक डिसिप्लिन माहौल घर में रहता था। और
देश को जानने का, चूंकि आप आर्मी के साथ रहते हो, कई जगह घूमते हो, विभिन्न जगहों, तो आपको बहुत छोटी उम्र में देश को, देश के कल्चर को जानने और समझने का मौका मिल जाता है। राजीव जी, आर्मी के बैकग्राउंड के बाद मेडिकल में कैसे जाना हुआ और इसकी प्रेरणा कब और कैसे मिली? जब ट्वेल्थ मैंने मेरे गांव से ही की थी, गांव की सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। तो उसके बाद जब जयपुर एडमिशन लिया तो ये देखा कि पास में मेडिकल कॉलेज थी, साथ के कई लोग तैयारी कर रहे थे मेडिकल की, तो मैंने भी मेडिकल की तैयारी की और उसमें सिलेक्शन हो गया। एज सच कोई प्री प्लान नहीं था कि डॉक्टर ही बनना है या उसी लाइन में जाना है, लेकिन चूंकि यदि कोई भी आज के दिन मीडियम क्लास से आता है, लोअर मीडियम क्लास से बच्चा आता है, तो उसका पहला मोटो ये रहता है कि किसी भी तरह जॉब सिक्योरिटी हो जाए। तो उस जॉब सिक्योरिटी के लिए हमने उस टाइम तैयारी की, बड़ा अच्छे से मेडिकल की पढ़ाई भी की, एंजॉय भी किया, उसके बाद जॉब भी की एज डॉक्टर। और वो जो उस टाइम पढ़ाई की थी उसका लाभ इवन अब कोरोना काल में जब मैं रामगंज में ड्यूटी कर रहा था उस दौरान मुझे भी मिला, मेरे साथ के स्टाफ्स को मोटिवेट करने के लिए कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और ये चीज़ें हो सकती हैं। किसी के कोई सिम्टम आए, कोई दिक्कतें आई तो उनको इजीली डायग्नोज करना, अर्ली स्टेज पे उनका ट्रीटमेंट करना। तो ये उसका लाभ बाद तक मिलता रहा और मिलता रहेगा, लेकिन एज सच कोई प्री प्लान नहीं था कि डॉक्टर ही बनना है। वो जॉब सिक्योरिटी के लिहाज से जो रेंडमली चीज़ें हो जाती हैं। मेडिकल के बाद यूपीएससी थोड़ा सा बिल्कुल अलग हो जाता है, और ऐसा भी कहा सुना जाता है कि मेडिकल वाले आदमी को यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। तो बताएं कि ये कब से जहन में आया और क्या कुछ अतिरिक्त इसके लिए आपको करना पड़ा? जिंदगी के फ़लसफ़े के संबंध में दो तरह के मायने रहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ज़िंदगी में अधिकांश चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं और प्लानिंग करनी चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं, आप नहीं चाहते हैं, नहीं सोचते हैं, या कोई प्लानिंग नहीं होती, अपने आप घटित हो जाती है। ज़िंदगी में मेडिकल में आना और मेडिकल से यूपीएससी आना दोनों ही परिस्थितियों के वंश में होकर घटित हुई चीज़ें, कोई प्लान नहीं था। मैं एमबीबीएस कंप्लीट एसएमएस मेडिकल कॉलेज से करने के बाद दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, हिंदूराव हॉस्पिटल, एमसीडी का बड़ा हॉस्पिटल, 1000 बेड का, वहाँ जॉब कर रहा था। तो जहाँ रूम किराए पे लेके रह रहे थे वो इलाका ओल्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस का इलाका है, बहुत सारे लोग वहाँ तैयारियाँ कर रहे थे। उन लोगों ने मोटिवेट किया, उनका देखा देखी हमने तैयारी शुरू की। कुछ हमारे मेडिकल कॉलेज के सीनियर्स का सिलेक्शन हुआ था इन सर्विसेज में, तो उनको देख के हम मोटिवेट हुए, किताबें शुरू की, पढ़ाई शुरू की, और ऊपर वाले की मेहरबानी, परिवार वालों का सपोर्ट कि सक्सेस हो गए इसमें। क्या अच्छा लगता है, अभी भी आप डॉक्टर होते तो ज़्यादा अच्छा रहता है या अब आप पुलिस में आ गए तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है? कि ज़िंदगी में ये अफसोस तो कहीं ना कहीं हर बार रह जाता है कि काश में ये होता तो ज़्यादा अच्छा ये होता। पता आज के दिन भी उस चीज़ को मैं सही बताऊं तो तय करने की स्थिति में नहीं हूं कि क्या होता तो ज़्यादा अच्छा होता। प्रयास ये किया कि जहाँ भी रहें अच्छा करें। डॉक्टर में थे तब भी यही था कि अपना बेस्ट दे पाएँ, आम लोग, गरीब लोग, परेशान लोगों की पीड़ाएं दूर कर सकें। आज पुलिस में है तो भी यही मकसद है कि लोगों की पीड़ाओं को जितना हम कम कर सकें उतना हम कम करें। क्या अच्छा होता है ये अभी भी नहीं पता, शायद आखिरी दिन तक भी नहीं पता पाएगा। हर एक काश ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जुड़ा रह जाता है, छूटा रह जाता है। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान हैं उदयपुर के ज़िला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार। डॉक्टर पचार, आप जैसा जिक्र कर रहे थे कि एक डॉक्टर की डिग्री होने से आपके पुलिस के काम में मदद हुई, और कोरोना का संकट काल सच में एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी मान लीजिए, और ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि शायद मेडिकल लोगों के बाद सबसे ज़्यादा कोई लोग कोरोना पॉजिटिव हुए तो पुलिस के लोग रहे। तो बताएं कि ये इतना बड़ा चैलेंज और मेडिकल चैलेंज, ये एक तरह से नया आपके सामने सिनेरियो था, तो पुलिस में रहते हुए इसको कैसे डील किया और इसने हमें क्या क्या सबक दिए? मेरी जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ तो जयपुर नॉर्थ एसपी था मैं, और ये वो इलाका है रामगंज का जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनली और स्टेट लेवल पे हाईलाइट रहा केसेज को लेके अर्ली स्टेज में। पहला केस मुझे आज भी याद है कि 23 मार्च को आया था पॉजिटिव, और 24 तारीख से पूरी 4 दीवारी को कर्फ्यू में सील कर दिया था। मेडिकल की जो समस्याएं थी वो अपनी जगह थी, लेकिन उसके साथ उसने बहुत सारी और समस्याएं आम लोगों की ज़िंदगी में खड़ी कर दी थी। खाने से लेके, पीने से लेके,
आपके दवाइयाँ, बीमार, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं, मतलब इतनी तरह का सेवा का मौका मुझे लगता है कि मेरी इस इतनी बड़े कैरियर और इस उम्र तक मैंने कभी नहीं देखा था। पहली बार लिटरली दिया, और पुलिस ने हो चाहे जो भी फ्रंट लाइन वॉरियर थे, उन्होंने अपना 100% इसमें दिया। लोगों को मोटिवेट करना अर्ली स्टेज में, उनको टेस्ट के लिए मोटिवेट करना, उनको क्वारंटाइन के लिए मोटिवेट करना, उनको घरों में रहने के लिए मोटिवेट करना, बिना यूज़ ऑफ फोर्स किए, बिना किसी के साथ ज़्यादतियाँ किए, लोगों को किस तरह हम घरों के अंदर रख पाएँ जांच करवा सकें। पुलिस के लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करना कि वो ड्यूटी पॉइंट पे खड़ा रहे, क्योंकि मौत का डर सबको लगता है, पुलिस है चाहे मेडिकल फ्रंटियर है। तो कहीं ना कहीं शंकाएं उनके और उनके परिवारजनों के मन में रहती है। उन शंकाओं को दूर करना, उसके लिए आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा, सबसे आगे आपको जाए खड़ा होना पड़ता है। तो वो सारी समस्याएं, चैलेंज फेस किए, लेकिन एज ए टीम बहुत अच्छी टीम थी, बहुत उम्दा टीम थी, कांस्टेबल से लेके और हमारे तक और ऊपर डीजी साहब तक, कि हम उस चैलेंज को बड़ा अच्छे से फेस कर पाए। और रामगंज अपने आप में पूरे राजस्थान में उसकी हैंडलिंग को लेके इतनी डेंस पॉपुलेशन होते हुए एक अच्छा उदाहरण पेश किया रामगंज ने। और सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली पहली बार ज़िंदगी में। आप इस आपाधापी में सारे दिन रहते हैं, भागम भाग में रहते हैं, कोई पोस्टिंग के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई परिवार के लिए। पहली बार ये सोचने को मौका मिला कि आदमी को खुद को भी अपनी ज़िंदगी में, और कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, बहुत सारी हसरतें आपकी, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, कुछ न कुछ छूट ही जाता है। तो अब प्रयास ये करते हैं कि जितना जी पाएँ उतना जी लें, किसी को कम से कम पीड़ाएँ दें, लोगों को जितना खुश रख पाएँ, जितना संतोष लोगों को दे पाएँ, वो प्रयास अब धीरे धीरे। और बहुत लोगों में बदलाव है, हमने बहुत लोगों की ज़िंदगियों में देखा उस दौरान कि 360 डिग्री उनकी लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हुई है। तो सब लोगों ने सीखा, उसमें पुलिस हो चाहे डॉक्टर हो चाहे आम नागरिक हो चाहे आप लोग हो, हर आदमी ने 2.5 महीने घर में कैद रख के मौत को सामने देखते हुए, सोचते हुए आदमी सीखता है वो चीज़ें, ताउम्र उसकी कहीं ना कहीं लर्निंग में रहती है। राजीव जी, कोरोना के बाद से यूँ मान के चलिए कि पुलिस की इमेज कोरोना से पहले और कोरोना से बाद में सच में उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। क्योंकि कोरोना से पहले हम एक आम आदमी की या आम धारणा की बात करें कि पुलिस मतलब या तो वो डंडा मारेंगे या ठुकाई पिटाई करेंगे या आपसे पैसे लेंगे, इस किस्म की एक अजीब सी अवधारणा पुलिस के बारे में आम थी। और पुलिस सेवा करती है या कर सकती है, ये एक आम आदमी के मन में नहीं था। लेकिन कोरोना काल में जब आम आदमी खुद घर में बैठा था या बाद में जब भी निकला, तो हर चौराहे पर एक वर्दी पहने हुए पुलिस वाला जब उनकी रक्षा करते हुए मिला, तो इसके बारे में धारणा बदली। और ये पॉजिटिव इमेज पुलिस की पहली बार इस हद तक बनी। ये इमेज अभी भी है, ये बनी रहे और इसको और आगे बढ़ा सकें, इसके लिए आपके मन में क्या क्या है? पुलिस पहले भी बहुत ठीक काम करती थी, यदि बाकी सारे सिस्टम्स को हम देखते हैं तो बहुत बड़ा बेड़ा है। जैसे राजस्थान में 1 लाख लोग हैं, उसमें कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग जैसा सोसाइटी का ऑलमोस्ट वही पुलिस का है। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज की परीक्षा हमेशा संकट में होती है, और ये पहला क्राइसिस था। और इस क्राइसिस में पुलिस ने बहुत अच्छा किया। धन्यवाद हमारी लीडरशिप का, हमारे कलीग्स का, हमारे साथियों का, जिन्होंने इस क्राइसिस में अपने आप को प्रूव किया कि हम हैं। हमेशा संकट में जो व्यक्ति फोर फ्रंट्स पे रहते हैं उनकी समाज में इज्जत अफजाई होती है। वीर भोग्या वसुंधरा वाली बात है। जो व्यक्ति मौत का सामना करता है और विजेता होकर आता है, उसको निश्चित तौर पे हर व्यक्ति अप्रिशिएट करता है। याददाश्त लोगों की समानता कम होती है, धीरे धीरे चीज़ें हैं वो फेडअप होने लग जाती हैं, क्योंकि रूटीन में फिर हम वैसी खबरें सुनने लगते हैं जो पहले सुनते जा रहे थे। प्रयास पूरा सिस्टम, पीएचक्यू, पुलिस मुख्यालय के अधिकारी, सरकारें, सबका यही है कि इस इमेज को हम कैरी आगे कर पाएँ। कितना लंबा कर पाएंगे, हमारे तो ये प्रयास है कि हम ताउम्र इस इमेज को, लोग जिस प्रेम से, जिस एप्रिसिएशन से, सम्मान से पुलिस को देख रहे थे, वो आगे भी देखें। प्रयास सब कर रहे हैं, कितना कर पाएंगे ये लोगों के ऊपर, और बहुत बड़ा बेड़ा है तो सफलता उसी पर निर्भर करें। हमने यहाँ भी एक प्रयास किया और शायद समाज के सब तबकों ने किया और मीडिया के सब हिस्से जो उन्होंने भी किया, कि पुलिस के लोग सच में इस वक्त अभी तक भी कोरोना वॉरियर रहे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि बहुत सारे पुलिसकर्मी सच में इस प्रयास में या इस जंग में कोविड पॉजिटिव भी हुए। आप देखिए, शायद ही कोई
अंग होगा कोई थाने का या प्रशासन का जिसमें पुलिस के व्यक्ति कोविड पॉजिटिव नहीं हुए। बताएं कि ये उनका मनोबल बना रहे, आप टीम के मुखिया हैं, इसके लिए अतिरिक्त रूप से आपने क्या क्या किया? अब तो लोगों में उतना डर है वो काफ़ी कम हो गया यदि आज के दिन की बात करें, लेकिन अर्ली स्टेज पे जब कोविड पॉजिटिव आए थे लोग, तो उनमें और उनके परिवारजनों में उस भय से ज़्यादा, क्योंकि उनको हम बातचीत करके व्यक्ति को तो मोटिवेट कर पाते थे, लेकिन उनके साथ के साथ उनके परिवार तक प्रशासन की, मेडिकल की, पुलिस की टीमें पहुंचना, फिर उसके बाद गांव में उनका एक तरह से बहिष्कृत टाइप की, पता नहीं इन्होंने कितनी बड़ी बीमारी फैला दी है, तो वो उनकी जो सोशल स्टिग्मा जो गांव में चिपक रहा था, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए भी और जो पॉजिटिव थे उनके लिए भी था। बार बार उन लोगों से बात की, ऑलमोस्ट जो पॉजिटिव हमारे ज़िले में रहे, दिल्ली में एज एसपी उनसे बात करता था कि किसी भी प्रकार की उनको या उनके परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक होके आए तो उनको सबसे आगे अप्रिशिएट करना, सम्मान करना, उनको मोटिवेट करके प्लाज्मा डोनर के रूप में, ताकि उनको खुद को शांति मिले, उनके परिवार को शांति मिले, ये सारी चीज़ें करके, और बार बार इंटरेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ाया उस दौर में कि लोगों से जितनी ज़्यादा हम हमारे स्टाफ के साथ, कलीग के साथ बात कर सकें, उनके साथ ग्राउंड पे रहें, घूमें, उनको लगे कि ये हमारे साथ हैं, तो पूरी टीम खड़ी रहती है और उसमें हम बड़े अच्छे से सक्सेसफुल सफल हुए इस चीज़ में। डॉक्टर राजीव बचार, रेडियो लेक सिटी के माध्यम से आपको और आपके साथ तमाम पुलिसकर्मियों को इस कोरोना जंग में वॉरियर बनने के लिए हम सलाम करते हैं। राजीव जी, उदयपुर में अब आप आ चुके हैं और अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, और कुछ नए नए चैलेंजेस वैसे भी समाज के सामने आ रहे हैं। पुलिस की कार्य प्रणाली में भी बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब अपराधी भी साइबर हो गए हैं, और अपराध को अगर आपको पकड़ना है, पढ़ना है, तो भी आपको साइबर की दुनिया में जाना पड़ता है। बताएं कि इन सब चैलेंजेस से कैसे मीट कर रहे हैं, पुलिस के जो तमाम लोग हैं उनको कैसे अपग्रेड कर रहे हैं, और क्राइम को क्रैक करने में ये चीज़ें कितनी आपकी मदद कर रही हैं? यदि अपराध को डिजिटलाइजेशन के साथ देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू होना एक पड़ाव था, नोटबंदी उसका दूसरा पड़ाव था जब हम सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन लेके गए, और कोविड के बाद अब मुझे लगता है कि लोग 3 महीने लगातार मोबाइल्स के साथ रहे हैं या डिजिटल इक्विपमेंट्स के साथ रहे हैं, तो अब एक तीसरा पड़ाव आया, क्योंकि लोगों की इनसे चीज़ों से एफिशिएंसी, जुड़ाव और इनमें दक्षता बढ़ी है। अब सड़क पे लूटपाट जो बिल्कुल अनाड़ी टाइप के जो रहे हैं अपराधी, वो उन्हीं में बची है। ज़्यादातर जो लोग थे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ठगी का काम, डिजिटल प्लेटफॉर्म से सारी चीज़ें कर रहे हैं। और पुलिस के लिए डेफिनेटली एक निश्चित रूप से चैलेंज है इतनी पढ़ी लिखी मैन फोर्स को लाना, इतनी डाटा की माइनिंग, उतनी कैपेसिटी जनरेट करना, और उनको अच्छे तरीके से कोर्ट में प्रोड्यूस करके उन एक्यूज्ड को सज़ा दिलवाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है इस पूरे सिस्टम के लिए। स्थानीय स्तर पे हम ये प्रयास सरकार के स्तर पे हुआ है कि हर रेंज हेडक्वार्टर पे एक साइबर यूनिट स्थापित की गई है और साइबर थाने खोले गए हैं। पुलिस के जिला स्तर पे हमारा ये प्रयास है कि हर थाने में हमने 2-2 व्यक्तियों को इस चीज़ के लिए ट्रेन किया है। रेगुलर ट्रेनिंग हमारे चल रही है पुलिस लाइन में, उसका फ़ायदा भी हमें मिला। लेटेस्ट यदि हम 2 घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूँगा। इन्हीं जो ट्रेनिंग किए हुए बच्चे थे साइबर के बारे में और साइबर क्राइम के बारे में, शहर के लगभग 300-350 मोबाइल जो कई सालों से खोए हुए थे, 2 साल 3 साल 4 साल से, इन लोगों ने ट्रेस करके और उनके ओनर्स को लौटाए हैं। दिल्ली की एक महिला पत्रकार किसी जाने माने चैनल में थी, उनको किसी व्यक्ति ने रेप और मर्डर की धमकी दी थी। लगभग 6 घंटे में सारी टीम ने लग के उसको, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस संबंध में और भी जो केसेज आ रहे हैं उनको हम ट्रेस कर रहे हैं, आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन ये मेरा ये मानना है कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। हम जो काम कर रहे हैं ये बहुत छोटा है। जो साइबर के जो फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर के वो अपराध हो रहे हैं, उसका 90% भाग या तो पुलिस तक पहुंच नहीं पाता, और या पहुंच पाता है तो शायद दर्ज होके और सज़ा के स्तर तक हम बहुत कम पहुंच पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इसमें बहुत संसाधन और डालने की और काम करने की ज़रूरत है। हम प्रयास करेंगे कि हम इस चैलेंज को भी सफलतापूर्वक फेस कर पाएँ। राजीव जी, आपने जैसा जिक्र किया, पुलिस की सच में सीमा है, उसके पास सीमित संसाधन है। यहाँ पर कोई व्यक्ति के पास कॉल आता है और उसके फ़र्ज़ कीजिए अकाउंट में से पैसे कोई निकाल लेता है, पता चलता है कि वो बिहार से क्राइम हुआ है, और ये लोग IP एड्रेसेस भी बदल लेते हैं, इस तरह के खेल भी खेल लेते हैं।
कितना मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में इन चीज़ों को ट्रेस करना, फिर अपराधी को पकड़ना और उस आदमी को जिसका कि आर्थिक नुकसान हुआ है उसको कुछ लाभ पहुंचाना या संतोष पहुंचाना। ये निश्चित तौर पे बहुत बड़ा चैलेंज है। बार बार लोगों को अवेयर करने के लिए हमने कई बार कैंपेन ऑनलाइन चलाई हैं, हमने ऑफलाइन चलाई हैं, पम्पलेट्स वितरित करवाए हैं, सीएलजी की मीटिंगों में हर जगह बता रहे हैं कि आप अपना जो पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है किसी भी अकाउंट से रिलेटेड वो नहीं शेयर करें, लेकिन फिर भी जनता कहीं न कहीं उसके झांसे में आ जाती है। ये कहाँ से हो रहा है, 90% बार ये अपराध का पता नहीं चल पाता, क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है। एक वेब सीरीज़ है जामताड़ा, यदि आपने देखी हो तो पता चलता है कि कितना प्रोफेशनली वो इन चीज़ों को कर रहे हैं जो बदमाश। हो सकता है बाहर कहीं बैठे हो, क्योंकि जब इंटरनेट प्रोटोकॉल पे जब कॉल होने लग गई है उसके बाद से आप ये ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो गया कि ये ओरिजिन कहाँ से हो रही है कॉल। मैं डॉक्टर हूँ, इतनी टेक्निकल जटिलताओं को मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। एज एसपी रहते तो आम नागरिक से भी हम क्या आशा करें कि वो उन टेक्निकल जटिलताओं को समझ पाएगा। हम नए लड़के जिनकी रुचि है इस काम में, जो साइबर में और टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, उन लोगों को ट्रेन किया। और पिछले यदि 3 महीने की हम बात करें तो जिन लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई थी, अधिकांश में पैसे हमने वापस लौटाने का प्रयास किया। हमने बैंक से बात की, बैंक वालों से, कि भाई आप इस तरह के ट्रांजैक्शन की जितनी जल्दी सूचना हम आपको दें, आप तत्काल उस अकाउंट को ब्लॉक करें। लोगों से अपील करते हैं कि आप उस चीज़ की तत्काल सूचना ज़रूर स्थानीय थाने को दे दें, ताकि हम बैंक अकाउंट को ब्लॉक करके और दूसरे तरीक़ों से किसी भी तरह अप्रोच करके आपकी जो गाड़ी कमाई का पैसा है उसको लौटा सकें। डॉक्टर पचार, थोड़ी सी बात करते हैं पर्यटन की। उदयपुर एक पर्यटक सिटी है। दुर्भाग्य से पिछला वर्ष तो ऐसा निकला कि पर्यटक नहीं आ पाए, लेकिन एक तरह से इस शहर की अगर अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कोई चीज़ है तो पर्यटन है, जल्द ही लौटेगा। विदेशी पर्यटक ख़ास तौर पर जब आते हैं तो उनको बड़ी शिकायतें रहती है कि उनके पीछे लड़के मोटरसाइकिल लेकर दौड़ते हैं या उनसे कुछ अभद्रता करते हैं, बातें करते हैं, नंबर मांगते हैं, कुछ चीज़ें। ये पर्यटकों के विरुद्ध जो ये चीज़ें होती हैं आमतौर पर, ख़ास तौर पर सिटी के अंदर, इसके लिए क्या कुछ आपके मन में है कि वे ना घटें, और घटें तो उनको सबक मिले? इसमें राजस्थान में यदि अपन बात करें तो सरकार बड़ी चिंतित है इस चीज़ के लिए कि कोई भी पर्यटक आता है उसको एक सुरक्षित वातावरण और अच्छा वातावरण हम दें। जयपुर में, उदयपुर में और जोधपुर में अलग से पर्यटन के लिए थाने खोले गए, जिनका मुख्य कर्तव्य यही है कि पर्यटक के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हो, बदतमीजी नहीं हो, उसको सुरक्षित माहौल मिले और उसके साथ इकोनॉमिक ठगी नहीं हो। आप जिनकी बात कर रहे हैं ये लपके ज़्यादातर शहरों में उत्पन्न हो चुके हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कोविड के बाद बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे उसमें भी और ज़्यादा उफान आएगा। अभी इंटरनेशनल पैसेंजर नहीं आ रहे हैं, इंटरनेशनल पैसेंजर जब शुरू होगा और कोविड की गरीबी की मार लोगों पे आएगी तो ये समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। सख्ती हमें करने की ज़रूरत है। एक्ट उतना मजबूत नहीं है, एक्ट में जो पनिशमेंट के प्रावधान है वो बहुत ही कम है, और जिसके कारण आरोपी एक बार करता है, उसकी ट्रायल होती है, उसको सज़ा जुर्माना 50 रुपये होता है, वापस आके वही काम करता है। दोनों स्तर पे काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, क्योंकि शहर लोगों का है, स्थानीय लोगों का है, आजीविका पर्यटकों पे उनकी है। तो वो जब तक नहीं जुड़ेंगे अकेले पुलिस के बल पे, यदि हम सोचें कि इस समस्या को निजात कर पाएँ, वो नहीं संभव है। स्थानीय व्यापार मंडलों को, स्थानीय होटलर्स को, स्थानीय टैक्सी ऑटो वालों को, इन सब से भी लगातार बात कर रहे हैं, आगे भी बात करेंगे। और दूसरा, फिर यदि इसके बाद भी कोई नहीं होता है तो अभी भी हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और आगे और ज़्यादा इसमें जो लपके हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। थोड़ी सी बात एक आम अपराध की करते हैं। हालांकि चोरी, मोटरसाइकिल की चोरियां, कार, ये चोरियां तो होती हैं, लेकिन एक चेन स्नैचिंग का लगभग हर शहर में ये है, और जब कोविड के बाद से हो सकता है यंग लड़के इस तरह की कार्रवाई कर रहे हों। और दुर्भाग्य से इसमें जो भली महिलाएं हैं वो अपने वाहन पर जा रही हैं, दोपहिया वाहन पर, पास से कोई आया तो उनको एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका भी लगता है। तो ये चेन स्नैचिंग और इस तरह की ये जो लूटपाट की घटनाएं, ये रुकें, इन पे अंकुश लगे, इसके लिए क्या कुछ है आपके मन में? देखिए, उदयपुर की मैं यदि ट्रेनिंग के दिनों की बात करूं तब भी ये समस्या उदयपुर में थी। मेरे यहाँ रहते रहते 10 दिन के दौरान लगभग 17-18 चैन टूटी थी। आरोपी गिरफ्तार हुआ था उस टाइम भी, और सारी चैनें एज इट इज़ बरामद की गई थी। युवा पीढ़ी के जो खर्चे हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो अपने कलीग्स को देखते हैं, दूसरों को
महंगी पावर बाइक्स उनके पास आ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको अपराध की तरफ खींच के ले जा रही हैं निश्चित तौर पे, और जिसके कारण जो सबसे शॉर्ट रास्ता उनको लगता है वो यही लगता है। पुलिस ने प्रयास करके ज़्यादातर मामलों में उनको आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी पूरी ताकत लगा के इसको रोकने का करेंगे। ये बात सही है कि आम राह चलते आदमी के साथ दो जो अपराध हैं उनको देख के हमें बड़ी पीड़ा होती है। एक एक्सीडेंट में किसी की डेथ होना, जिसकी कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, वो विक्टिम हो जाता है। और दूसरा ये जो आपकी स्नैचिंग किसी भी प्रकार की है, बैग की है, चाहे चेन की है, चाहे कान की, नाक की, नथ की लूट है, तो उससे आदमी को पीड़ा होती है और एक सुरक्षित वातावरण भी नहीं लगता। लोगों के मन में भय पैदा होता है, पुलिस पे निश्चित तौर पे सवालिया निशान लगते हैं। हमने ऐसे जो पुराने लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया है जो इस तरह की लूट की वारदातों में बंध रहे हैं, उनके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाइयाँ की हैं। और आगे भी इस तरह के जो खरीदार हैं, सोने का चांदी का सामान खरीदते हैं, उनके ऊपर भी लगातार जांच करते रहते हैं। कबाड़ी हैं जो सामान खरीदने वाले, उनके भी लगातार जांच। लेकिन समाज को भी इस मामले में निगरानी रखने की ज़रूरत है। अभी यदि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ, नर्सिंग के 3 बच्चे अपने छोटे से शौक के लिए और मोटरसाइकिल चोर हो गए, तो परिवारजनों को भी अपने जो परिवार के लोग हैं वो क्या गतिविधियां कर रहे हैं उन पे नज़र रखनी चाहिए। मुझे 2012 का वो व्यक्ति अब भी याद है जो उसमें चेन स्नैचिंग में बंद हुआ था। बड़े अच्छे परिवार से था, उनका गोल्ड स्मिथ की शॉप थी। अपनी वाइफ को कहीं हनीमून पे लेके गया था जम्मू कश्मीर और कुछ इलाकों में, और उन खर्चों की भरपाई के लिए उसने ऐसा काम शुरू कर दिया। तो निश्चित तौर पे ऐसा अपराध करने वाला परिवार की नज़र में रहता होगा कहीं न कहीं। तो परिवार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी अपने जो परिवारजन है, प्रियजन है, उनको ऐसे रास्ते पे नहीं धकेलें कि उनको जेल जाना पड़े और पूरे परिवार को पीड़ाएं भोगनी पड़े। डॉक्टर पचार, रेडियो लेक सिटी के ज़रिए हम उदयपुर वासियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, लेकिन जाते जाते तमाम लिसनर्स को, ख़ास तौर पर उदयपुर के नागरिकों को आप क्या मैसेज देंगे? बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत प्यारा शहर है। राजस्थान में रहने वाले, राजस्थान में यदि मैं सर्विस क्लास नौकरी करने वालों की बात करूं तो हर व्यक्ति की एक इच्छा रहती है मन में कि एक बार राणा जी के उदयपुर जाके मैं नौकरी ज़रूर करूं, वहां रहने का मुझे मौका मिले। जो खूबसूरती आप लोगों ने इतने सालों में शहर की बनाई है कि हर पर्यटक, हर जॉब करने वाला यहाँ तक आना चाहता है, उस खूबसूरती को, उस शहर की आत्मा को आप बनाए रखें। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा है, वेल मेंटेन्ड है, लोग वेल बिहेव्ड हैं। कुछ जगह छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं, चाहे आपकी ट्रैफिक की हो, चाहे कहीं कहीं मिसबिहेव की आपने बताई लपकों की हो, हम साथ खड़े हैं, हम सबसे आगे लाइन पे खड़े हैं। लेकिन पूरे उदयपुर के लोगों से मेरी अपील है कि आप भी हमारे साथ हाथ से हाथ जोड़ के खड़े हों ताकि हम एक और एक 11 हों। हम सफल हों नहीं हों, लेकिन हम एक सच्चे और अच्छे नागरिक बने, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सभी उदयपुर वासियों से यही अपील है कि अच्छे नागरिक बने। आज सुबह मैं एक छोटा सा, थोड़ा लंबा करूँगा इसको, 2 जगह मॉर्निंग में ट्रैकिंग पे निकल गया था। एक बड़ी इलाके में गया और सज्जनगढ़ गया। कई जगहों को देख के बहुत दुख होता है, जहाँ आज से 10 साल पहले बहुत खूबसूरत जगह हुआ करती थी, आज प्लास्टिक्स और बियर की बोतलें, पूरा इलाका उनसे, पूरा जंगल भरा पड़ा है। तो मेहरबानी करके मेरी सभी लोगों से अपील है कि आपके टूरिस्ट आते हैं, आपका बिजनेस है, निश्चित तौर पे हम मानते हैं, लेकिन उन चीज़ों को साफ़ सुथरा रखेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को वही खूबसूरत और प्यारा उदयपुर दे पाएंगे, वरना बिजनेस भी ख़त्म होंगे और शहर की खूबसूरती भी ख़त्म होगी। डॉक्टर राजीव पचार, आपको शुभकामनाएं और आपका हृदय से आभार।